नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे संकल्प पर सियासत। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया है उस पर अब उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा और मोदी का फोटो एल्बम बताया और कहा कि 2014-2019 की तरह यह भी खोखला है जो सिर्फ कांग्रेस के न्याय पत्र के दबाव में लाया गया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी का असली संकल्प पत्र उद्योगपतियों के ऑफिस में है, जहां पर मोदी की गारंटी सिर्फ उद्योगपति मित्र को बढ़ाने की है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संकल्प पत्र के बहाने दूसरे मुद्दे उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा है और कहा कि भाजपा जनता की सेवा या कल्याण के लिए नहीं बल्कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान को बदलने के लिए जीतना चाहती है। भाजपा के धुर विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी भाजपा से बेरोजगारी पर सवाल पूछते हुए भाजपा के संकल्प पत्र के बहाने राम मंदिर से लेकर तमाम मुद्दे उठाने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ भाजपा के संकल्प पत्र की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को विकसित बनाने की संकल्पना पर हमारा संकल्प पत्र जारी किया गया है। महिला, गरीब, किसान, युवा के लिए संकल्प पत्र जारी हुआ है। योगी का कहना है पीएम मोदी जी का विजन हमारा मिशन है। देश के सभी नागरिकों को मोदी की गारंटी दी जा रही है। बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को सबका साथ सबका विकास पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में 4 आधार हैं: युवा, महिला, किसान और गरीब यानी ज्ञान। भाजपा इस बार संकल्प पत्र में लोक लुभावने वादे करने से बची है, बल्कि वही वादे किए हैं जो जमीन पर उतारे जा सके। दूसरी तरफ भाजपा को इस बात का भी आत्मविश्वास है कि अनुच्छेद 370 के समापन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक जो भी वादे उसने पूरे किए हैं उसका फायदा इन चुनाव में उसे मिलेगा। तो क्या विपक्ष के लिए भाजपा के इस आत्मविश्वास से पार पाना मुश्किल है और यूपी के चुनावी मिजाज को ये विभिन्न पार्टियों के घोषणा पत्र कितना प्रभावित करेंगे? आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले भाजपा के घोषणा पत्र पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो सुन लीजिए। देखिए, देश में और उत्तर प्रदेश में खास तौर से इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो आदरणीय अखिलेश जी और राहुल गांधी जी की आंधी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जिस गांव में जाते हैं, जनता उनसे ऐसे ऐसे सवाल करती है, ऐसे ऐसे व्यवहार हो रहा है उनके साथ कि उनको अपनी इज्जत बचाना भारी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों तक का बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इनके पास 10 साल में सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ नफरत बोई है, जो अब इनको जनता जवाब देने का मूड बना चुकी है। काम है कि बस 24/7 झूठ बोलना, जनता को बरगलाने का प्रयास करना और झूठ के बाद झूठ को बचाने के लिए और झूठ बोलना। एक्चुअल में जो हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन हुआ है, उससे पूरी की पूरी भाजपा सरकार डरी हुई है और वो जानबूझ के लोगों के बीच में ऐसी चीज़ों को क्रिएट करते हैं जिससे लोगों को लगे नहीं जो ये कह रहे हैं वो सच है। तो अफवाहों, जुमलों, झूठों की जो सरकार है जो मात्र उसी पे टिकी हुई है, आप उसके अफवाहों पे अगर ध्यान देंगे तो फिर अपने मूल मुद्दों पे आप रह ही नहीं पाएंगे। और हमारा गठबंधन संविधान को बचाने का है। हम जो बातें कर रहे हैं वो इस देश में जो जनता की पुकार को, जनता की आवाज़ को दबाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। संविधान की मूल आत्मा है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो उसको अधिकार मिले वो पूरे हों। लेकिन इसकी जो तानाशाही है इस सरकार की, वो जनता की आवाज़ को दबाने के लिए होना तब हो चुका है। अब राहुल गांधी और क्या कहते हैं अखिलेश यादव की 2 फिलहाल हीरो इनकी जोड़ी बची हुई है। होना कुछ नहीं, जो होना तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ज़मीन तैयार कर ली है। आने वाले चुनाव में जो 80 सीटें लाने का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से 80 सीटें लाएगी। इसके पहले भी 2 लड़कों की जोड़ी निकली थी, 2-2 बार साथ में रह चुके, गठबंधन दल के नेता गठबंधन कर चुके, लेकिन उत्तर प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पर काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है और जो चुनाव होने वाला है वो राष्ट्रहित का चुनाव, राष्ट्र धर्म पर आधारित है। तो सबको पता है, देश की जनता को पता है कि देश को मजबूत करना, देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी से सभी विपक्ष पूरी तरीके से घबराए हुए, भयभीत हैं। इनका कोई असर नहीं होगा, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, रोड शो कर ले, होना कुछ नहीं। जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लाना है और मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वही होना है। 4 जून को आप देखिएगा फिर एक बार मोदी सरकार। तो घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही प्रतिक्रियाओं का दौर जारी हो गया और ये कहा गया कि बीजेपी झूठ बोलती है और अब तक के चुनाव में वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन इसकी तरह आप विपक्ष की जो दल हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के जो दल हैं, उनकी भी अलग अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट रही है और अभी भी है। वहाँ पर कितने
दावे और कितने वादे पूरे हुए हैं, इसकी भी पड़ताल करने की जरूरत हो जाती है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे और भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है घोषणा पत्र के आने के साथ ही। कृष्ण मोहन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाचस्पति जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही पूजा मिश्रा जी सपा से हमारे साथ बनी हुई है। पूजा जी, आपका भी वेलकम करती हूँ। नीरज मैरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। 2014, 2019 और 2024, नीरज जी, अलग अलग घोषणा पत्र आए, लेकिन बीजेपी के इस घोषणा पत्र में बहुत ज्यादा लोक लुभावने वादे नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बड़े बड़े दावे नहीं है। क्या बीजेपी कॉन्फिडेंस में है कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इतना सब कुछ बोलने की, वो वैसे ही अपने आप को जीता हुआ समझ रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि उन्होंने इतने समय में काम किया है, राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, ये उनके मैनिफेस्टो में पहले रहे हैं, और अब ये आरोप कि 2014 में भी झूठ, 2019 में भी झूठ, 2024 में भी ये झूठ है, और जो आरोप है कि व्यापारियों के पास, उद्योगपतियों के पास जो घोषणा पत्र है वो बीजेपी का असल घोषणा पत्र है, गारंटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या समझाएंगे नीरज जी, कैसे देख रहे हैं इन घोषणा पत्र को और अब आरोप प्रत्यारोपों का ये दौर? देखिए पारुल जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि वादे हैं, वादों का क्या, 2014, 2019 के बाद अभी तक कोई भी चीज सही तरीके से धरातल पे नहीं आई है, और 2024 में एक और वादों का रेला देश की जनता को दे दिया गया है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूंगा, भारतीय जनता पार्टी और एक घोषणा पत्र में और प्रधानमंत्री जी के भाषणों से दो शब्द बिल्कुल लापता हो गए हैं, जो ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। तीसरी बड़ी बात हम आपको बता दें कि नौकरी देने का जो वादा किया गया कि पारदर्शिता से नौकरी मिलेगी, लेकिन उसमें संख्या नहीं बताई गई है, कितने लोगों को देंगे, कितने लोगों को नहीं देंगे। जैसे कांग्रेस में ने अपने घोषणा पत्र ने स्पष्ट कहा है कि हम 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब 5 साल में देंगे, 1 साल में देंगे, अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कतई कोई संख्या को नहीं खोला है कि हम कितने लोगों को नौकरी देंगे, क्योंकि पिछली बार इस वादे पे भारतीय जनता पार्टी फेल होती नजर आई, इसीलिए उन्होंने इस संख्या को बिल्कुल वहां से गायब कर दिया अपने मैनिफेस्टो से। दूसरी बड़ी बात ये कर रहे हैं कि लोक निभावन नहीं है हमारा जो घोषणा पत्र है, पारदर्शिता, और पारदर्शिता की बात तो सारी सरकारें करती हैं, इन्होंने कौन सी नई बात कर दी है? पिछले सरकार में जो भी इन्होंने वादे किए उनमें कितने धरातल पे ला पाए हैं, हम और आप सामने देख रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई की कोई बात नहीं कर रही, जो हर आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पारुल जी, लौट रही हूँ सर आपके पास, अब बीजेपी के पास हम चलते हैं, तो ये जानना जरूरी हो जाता है सर कृष्ण मोहन पांडे जी कि जो आरोप लग रहे हैं वो विपक्ष की तरफ से तो मुद्दा उठाया ही जा रहा है, चुनावी समय है, लेकिन ये भी पूछा जा रहा है आपसे कि महंगाई, बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं हो रही? देखिए पारुल जी, जहां तक विपक्ष के बोलने का सवाल है, तो ये मुझे लगता है कि 2014 से प्रकरण चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो देश में दंगे होंगे, देश बहुत ही अव्यवस्थित हो जाएगा। परंतु 14 से 19 की सरकार में आपने देखा कि खूब बेहतर ढंग से देश चला, देश की जनता को विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और पार्टी है जिसके नेतृत्व में देश बढ़ सकता है। और पुनः हम 2019 में एक ढेर सारा असीम और उतने प्यार देकर बढ़ाया। उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो निश्चित तौर पर करती है, ये मोदी की गारंटी है। हमारे जो मैनिफेस्टो थे, मैनिफेस्टो में 370 का राम मंदिर था, हमारे मैनिफेस्टो में ढेर सारी ऐसी चीजें जिसको हमने पूर्ण करने का काम किया, और जनता को विश्वास नहीं है। जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों पर सर्वाधिक कार्य करती है, और बाकी न हमें परिवार से देखना है, न हमें विश्वास देखना है, हमें देश के 140 करोड़ लोगों के सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की परिकल्पना को पूर्ण करना है। और जिसका प्रतिफल ये रहा कि आज देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है, तो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और दुनिया में सबसे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके घोषणा पत्र में आपने कहा 370 था, राम मंदिर था, अब ये मत बोलिएगा कि बेरोजगारी, महंगाई नहीं थी, फिर मैं याद दिलाना शुरू कर दूंगी वो गाने, वो दावे। पारुल जी, मैं आप ही की बात आप हमको याद दिलाएंगे, मैं वहीं पे आ रहा था। अब जहां तक बेरोजगारी की बात है पारुल जी, तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की पिछले 10 वर्षों में सरकार रही, जब हमसे पूर्व में इन दोनों लोगों ने मिलकर मात्र पारुल जी 3 लाख सरकारी नौकरी दी थी। ये इनका डाटा, भारतीय जनता पार्टी का डाटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 वर्षों में 8 लाख सरकारी नौकरी दे चुकी है। हम कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। और सरकारी नौकरी
और बड़े स्तर पर हमने रोजगार दिए। अब रोजगार पर ही सरकारी नौकरी से देखेंगे तो मैं कहता हूं कि देश का अडानी और अंबानी भी बेरोजगार है क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। हम बड़े स्तर पर रोजगार देने का भी दिए है और आने वाले समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है इससे देश में बहुत रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। इसको कहकर आपने रोजगार अपने इस बार के मैनिफेस्टो में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा कुछ ऐसा रखा ही नहीं। खैर मैं लौट रही हूँ अब आपके पास। हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ी हुई हैं, वाचस्पति जी भी जुड़े हुए हैं। पूजा जी आपके पास आ रही हूँ। सारी चीजों को छोड़कर मुद्दे तो कहीं देखे नहीं अखिलेश जी ने। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि बीजेपी इसलिए आना चाहती है क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहती है। किसी मुद्दे पर कुछ नहीं बात की उन्होंने, ये पॉइंट जरूर रखा। पूजा जी जो है आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? जी जी पारुल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मैम, कहिए। जी नमस्ते पारुल जी, आपको साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। पहली बात तो जो है अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लगातार मुद्दों की बात कर रहे थे और संविधान बदल देंगे तो इनके प्रत्याशी कह रहे हैं ना। ये आपने भी सुना होगा, एक नहीं इनके कई सारे नेता कह रहे हैं, खुले मंचों से कह रहे हैं कि हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे अगर अब की सरकार बनी तो। अब देखिए टेक्निकल चीजों में चले जाएंगे कि संविधान बदलने के लिए इतना चाहिए होता है, मोर देन 50% प्रेजेंट रहने चाहिए या फिर 70% प्रेजेंट चाहिए, वो सारी चीजें हमें पता है। पर ये आपके ही नेता कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। और अगर मोर देन 70% जो है आप ले आ लेते हैं किसी भी तरीके से, बाय हुक बाय क्रूक, तो आप ये करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं क्योंकि आपने वैसे ही बहुत सारी चीजें की हुई हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आप ही लेके आए हुए थे जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है। अब आते हैं दंगों की बात पे, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे पुलवामा हमला आप ही के समय पे हुआ था, उड़ी हमला आप ही के समय था, पठानकोट यहाँ पे दंगे हुए थे, अमरनाथ का, इन सबको कैसे भूल सकते हैं? आप ही की सरकार में, आप ही की सरकार में अंतर तो समझ लीजिए पूजा जी, कैसे आ जाती हैं आप? कानपुर के दंगे भी मैंने बताए आपको, कानपुर के दंगे बताए। ये क्या बात कर रहे हैं कि जो है आप पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांग सकते हैं, वो शहीदों पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। और आप ये जान लीजिए दंगे कानपुर में हुए, कानपुर में दंगे हुए, दंगे कानपुर में हुए, एक साल से जल रहा है, मणिपुर एक साल से जल रहा है, दंगा नहीं था वो। डिबेट डिरेल हो जाएगी, वापस आइए। डिबेट डिरेल हो जाएगी। अभी आप दोनों एक दूसरे पर दंगा और अलगाववाद की परिभाषा समझाने के लिए मत आप टूट पड़िए, रुक जाइए। आप ही की सरकार में अभी रुकिए कृष्ण मोहन जी, रुकिए। ये शो आप दोनों को इसलिए नहीं आपको इनवाइट किया गया है कि आप दंगे की परिभाषा बताने पर आ जाएं। प्लीज टॉपिक पर रहिए, डिरेल मत होइए। मेरा जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर लीजिए। पूजा जी, भाजपा के प्रवक्ता जब कह रहे थे, जी पारुल जी, अब आप मुद्दे पर बात कीजिए। बिल्कुल मैं मुद्दे पे ही बात करूंगी। तो अब आप सोचिए कि जब पिछली बार जब इनका मैनिफेस्टो आया था तब इन्होंने बोला था कि हम जो है गैस का दाम 200 लेके जाएंगे, पेट्रोल डीजल का दाम जो है कम करेंगे। क्या कम किए? अब ये कह रहे हैं कि गैस फ्री में देंगे, ठीक है, और पेट्रोल डीजल सबका दाम कम करेंगे, उसको चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए जब इन्होंने बोला था कम करेंगे तब ये 1000 ले गए, अब तो फ्री में करेंगे। अब कितने टेंशन की बात है कि अब क्या करेंगे? फिर बीच में आए आप, फिर बीच में ठीक है, मैं लौट रही हूँ। वाचस्पति जी आपके पास आ रही हूँ, रुक जाइए। नहीं, मसला ये भी है ना मैडम कि क्या इतनी कॉन्फिडेंट है बीजेपी? सवाल मेरा सुनिए और आपस में तू मैं वाली बहस से बचिए। कहता है कि जो है बेरोजगारी को लेके 27% है, बेरोजगारी दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। तू मैं वाली डिबेट से प्लीज बचिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टाइम वेस्ट होता और कुछ नहीं होता। सवाल ये भी है कि क्या इतनी कॉन्फिडेंट है बीजेपी के इन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल ही नहीं किया, या फिर उन्हें लगता है कि वाकई इन मुद्दों को हमने खत्म कर दिया, जो बड़े मुद्दे हैं उन पर विजय पाली है। खैर मैं लौट रही हूँ। वाचस्पति जी आपके पास आते हुए, इन मुद्दों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। ये भी कहा जा रहा है ये झूठ है, पहले भी झूठ कहा, अभी भी झूठ कहा, मैनिफेस्टो पहले पूरा नहीं किया, 100% पूरा नहीं किया ये कह सकते हैं, लेकिन कोई भी मुद्दा पूरा नहीं किया तो फिर अगर 100% पे आएंगे तो तमाम राज्यों की सरकारों के अभी तक के घोषणा पत्रों को भी टटोलना पड़ेगा। वाचस्पति जी। जी आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते सर। मैं एक शेयर से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, कहिए। हाँ, नई सुबह चाहते हैं, नई शाम चाहते हैं, जो ये रोज और शब को बदल दें वो निजाम चाहते हैं, वही शाह चाहते हैं जो गुलाम चाहते हैं, कोई चाहता ही कब है जो अवाम चाहते हैं। इससे मैं शुरुआत करूंगा अपनी बात को। हमारी इंडिया गठबंधन के
के नेतृत्व करते हुए कांग्रेस ने युवा, महिला, किसान, कामगार और समता और न्याय पत्र लेकर आए हैं। उसमें हम बात केवल अपनी पार्टी की पहले बात करेंगे, अपने गठबंधन की बात करेंगे, वो क्या कर रहे हैं उस पर हम दूसरे दौर में, हम अगर आप हमें समय देंगे तो दूसरे दौर पर उनकी समीक्षा कर लेंगे। पांडे जी जो बात कह रहे थे उससे बड़ा इतर बहुत सारे उनके ऊपर बातें की जा सकती हैं, लेकिन हम अपनी बात पे रखेंगे, अपनी बात कहना चाहते हैं। ये 5 लाख का केवल जो बीमा करते हैं, हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर में हम 4% सकल जीडीपी का हेल्थ सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। जीडीपी को हम डबल करना चाहते हैं। असंगठित क्षेत्र के जो कामगार मजदूर हैं उनको संगठित करके उनको हितों की रक्षा करना चाहते हैं। आरटीई को यानी शिक्षा के अधिकार को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक मैंडेटरी करना चाहते हैं। पब्लिक स्कूल है उनमें कंपलसरी और फ्री करना चाहते हैं। अग्निपथ को समाप्त करना चाहते हैं, यानी अग्निवीर को समाप्त करना चाहते हैं। ओरोप को लागू करना चाहते हैं। ये पूरा घोषणा पत्र मत पढ़िए वाचस्पति जी। इन मुद्दों को लेकर अगर ये झूठ है तो फिर जनता अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए वहां पर बीजेपी के साथ कैसे गई? आपको एमपी में भी नकारा गया, आपको छत्तीसगढ़ में भी नकारा गया, आपको राजस्थान में भी, वहां पे भी आपके मैनिफेस्टो थे। एमपी में तो ये तक दावे किए गए कि आपकी राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी का वादा किया, वहां से आपकी सरकार गई। उसके अलावा आते आते मैनिफेस्टो की जब आप बात करते, गरीबी की बात करते, तो आप ही की सरकार ने तो गरीबी के मामले में गरीबी मिटाने की शुरुआत की थी। हाँ ठीक है, हुई थी। और उसका हमने अगर आप औसतन अगर आप देख लें तो स्थिति क्या है। आज भाजपा के राज में, हम मोदी राज ना कह के भाजपा का राज ही कहते हैं, जो 125 जो देशों का फूड इंडेक्स है उसमें हम 111वें नंबर पर हैं। ये उपलब्धि है। अगर आप उनको देख लें, अभी इन्होंने कहा कि हम 20 लाख रुपए कर देंगे जो आपका मुद्रा स्कीम होगा। आपको पता है, आपको जानकारी में डालना चाहता हूं कि जो कोई अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मुद्रा स्कीम में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 18% जीएसटी उसको लगती है। यानी कि ये माना जाए कि अगर 20 लाख का कोई ऋण ले लेगा तो 3,60,000 का तो केवल टैक्स ही दे देगा। इसके बाद अन्य चीजें अलग हैं। ये सारी चीजें अगर आप देख लें, यानी कि वो ब्याज देगा 20 लाख पर, है ना, और उसको रुपया कितना मिलेगा ये देख लीजिए। 18% पहले दिन से ही आप उसका रोजगार में से, उसका रुपया में से जो आपने एलोकेट किया है, ऐसा दे रहे हैं, उसमें से ले लेना चाहते हैं। को गड्ढे में डालने वाला काम करने वाला है। आपका मैनिफेस्टो डिफेंस को कमजोर करने वाला है। कैसी बात कर रहे हैं? डिफेंस में तो हमने आरोप लगाव करने का काम हमने किया। जितना डिफेंस में काम हुआ, क्या जो आप जितने भी संगठन बने हैं डिफेंस सेक्टर में, क्या इन्होंने बना दिए थे? क्या और इसरो इन्होंने बना दिया था? या और अन्य जो संगठन है, जो औद्योगिक डिफेंस के संगठन है, क्या इनके बन गए थे? क्या औद्योगिक संगठन इन्होंने बना दिया था? क्या फिक्की इन्होंने बना दिया था? क्या अन्य जो विकास के मानक हैं वो जो प्रतिकृत करने वाले वो इन्होंने बना दिए थे? फर्जी बातें करने, फर्जी जुमला करने के बाद 16 एम्स बना दिए। वो एम्स देखा ना गया का, वहां पर देखिए अभी नाला बह रहा है और उसका उद्घाटन हो गया, उसमें कह दिया कि काम शुरू हो गया। इस तरीके के झूठ और लफाजी का काम करने वाले ये लोग हैं। इनकी बात आप छोड़ दीजिए। 6,000 रुपए किसानों को देने की बात करते हैं, 365 दिन में से अगर आप भाग दे दें तो 20 रुपया प्रतिदिन पड़ता है। हम एमएसपी पे गारंटी देने की बात कर रहे हैं। हम ये तय कर रहे हैं कि आपको एमएसपी मिलेगी और किसान को फसल बीमा योजना का 1 पैसा भी नहीं देना होगा। पूरा घोषणा पत्र आपने अपना पढ़ के भी सुना दिया। अब थोड़ा सा रुकिए कृष्ण मोहन पांडे जी। मसला ये है कि जो आरोप आपके लग रहे हैं उसे कांग्रेस मान नहीं रही है, और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, विपक्षी दल आपके ऊपर लगा रहे हैं, उसको भी आप सिरे से नकार रहे हैं। क्या इस चुनाव में घोषणा पत्र भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है जो आप लोगों को चुनेगा? क्योंकि जनता से आप लोग भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता जिस पर भरोसा करे, जिसने काम किया उस पर भरोसा करेगी जनता, जाहिर सी बात है। लेकिन एक हाफ अगर सर्वेस देखें तो कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, कुछ ऐसे भी वोटर्स हैं जो चाहते हैं कि गरीब, महंगाई, रसोई गैस, उनकी रसोई सस्ती, इन सब मुद्दों पर बात करें। लेकिन कुछ महिलाएं आंख बंद करके या कुछ वोटर्स आंख बंद करके ये बोल रहे हैं कि नहीं वो तो बीजेपी के साथ ही है। तो हर तरह का वोटर है सर, और हर तरह के वोटर पर आपका एक ही स्टंट नहीं काम करेगा।
कृष्ण मोहन पांडे जी। देखिए जहां तक मैनिफेस्टो की बात है तो निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो बहुत बड़ा एक योगदान देता है और जनता के बीच में हमारे क्या मुद्दे हैं और हम क्या करना चाहते हैं आगे वाले भविष्य में इसकी एक रूपरेखा होती है और जनता उससे प्रभावित होती है और इसका प्रतिफल ये रहा कि 14-19 में हम कार्य करने पर मैनिफेस्टो के थ्रू आए, परंतु अभी वर्तमान का जो मैनिफेस्टो है ये वो मैनिफेस्टो है जो हमने सोशली, फिजिकली और अब डिजिटली इन तीनों पर जो विकास किया है और करेंगे इसका एक प्रारूप है। परंतु अभी हमारे मित्र ने कहा कि हम करना जितना भी इन्होंने सुनाया अपने मैनिफेस्टो को करके एक बात करना चाहते हैं साहब, आप चाहना चाहते तो गरीबी भी हटाना था। इंदिरा गांधी ने शुरू किया था गरीबी हटाओ और राहुल गांधी तक गरीबी नहीं हट पाई, परंतु भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्षों की सरकार में लेकिन अभी भी तो 80 करोड़ आबादी को आप राशन बांट के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं आ रहा हूं पारुल जी वहीं पर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, परंतु अब ये कह रहे हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं साहब, अभी कोई गरीबी रेखा से बाहर निकला है तो उसको संभालने क्या हो सकता है, ठीक है, रुक जाइए। जो हम कर रहे हैं। पारुल जी 10 सेकंड दीजिएगा, अभी 10 सेकंड दीजिएगा। मैंने कहा कि ये एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट आपकी सरकार में आई थी 2014 तक आप सरकार में थे, क्यों नहीं लागू कर दिए? नहीं करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। अब हम जब किसानों को 6,000 दे रहे हैं तो आपको पीड़ा हो रही है और किसान इस बात को समझ रहा है। किसानों की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि किसानों के पास भी सम्मान निधि के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में राशि जा रही है। महिलाओं को भी अलग अलग स्टेट्स में जो योजना है उनके माध्यम से राशि जा रही है। और बीजेपी लखपति दीदी की बात कर रही है, सूर्य योजना की बात कर रही है। पूजा जी देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि किसानों को हम निधि दे रहे हैं। जब ये किसानों को जो है सही कर रहे हैं किसानों के लिए, तो फिर इनको अपना कानून क्यों वापस लेना पड़ा? किसान दिल्ली में धरना क्यों दे रहे थे? ये किसान ही धरना दे रहे हैं ना वहां पे। फिर जो जब किसान के हक की बात कर रहे थे और उधर महिलाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं की तो उनका मंशा ही नहीं है कि जो है महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे। रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, कहाँ दे दिया हुआ है भाई? 10 साल आपकी सरकार रही, सवालों के जवाब तो आपको ही देने चाहिए। आपके ने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या दिया आपने? नहीं दिया। अब आप आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि नौकरियां तो पहले ही नहीं दिया। उसके बाद में अभी जो है आप काला धन लाने की बात कर रहे थे, काला धन आप लेके आए वापस, बिल्कुल लेके आए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। और आप क्या कह रहे थे कि जो तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही, तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बन रही है? जो गैप है ना रिचर और पुअर के बीच में वो बढ़ता जा रहा है। जो मनी है ना वो कन्फाइंड है सिर्फ 10% लोगों के पास में। ये मैं नहीं कह रही, आंकड़े कह रहे हैं। आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10% लोगों के पास ही मनी कंफाइंड और डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और जहां तक बात करें आपने गरीबी रेखा की, जो आप कह रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी एबव पॉवर्टी लाइन कर दिया हुआ है, वो डेफिनेशन बदल के एबव पॉवर्टी लाइन किया गया। पहले जो है पर कैपिटा होता था इनकम जब डिसाइड करते थे, अब क्या है पर एक फैमिली को यूनिट मान के तब कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो गया कि काफी सारी फैमिलीज वो बीपीएल के ऊपर नहीं होने के बावजूद भी ऊपर चली गई। तो आप कह रहे 25 करोड़, ठीक है 25 करोड़ आपने ऊपर कर दिया हुआ है, फिर भी आप 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में राशन दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं? ऐसा कौन सा अपने तरफ की आप जॉब दे ही नहीं पा रहे? उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, 2 महीने में 6-6, 7-7 जो है एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं और 50,000 वैकेंसी के इन तमाम मुद्दों को आप रखें, लेकिन उसके अलावा बीजेपी के सामने कोई स्ट्रॉन्ग प्लान है अभी भी आपके पास? मुद्दे, ये सारे मुद्दे हैं, मुद्दे को लेके हम चल रहे हैं। ये जो चुनाव है ना, ये जनता वर्सेस भारतीय जनता है। ऐसा नहीं कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन जनता का साथ दे रहा है, उनके साथ खड़ा है। सीनियर लीडर्स अलग अलग स्टेट्स में वो पार्टी स्विच कर रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, सपा को छोड़ के जा रहे हैं, और तो जो जा रहे हैं वो अपनी नई भी पार्टी बना रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात कर रही हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्यों गए? क्योंकि वो जो है ऐसे बयानबाजी क्या करते हैं। जब हमारी पार्टी ने कहा साथ में जो गलत बयानबाजी करे, जो गलत चीजें करे, तो वो चले गए छोड़ के, वो नाराज क्यों है? स्ट्रेटेजी है क्योंकि लोग छोड़कर जा रहे हैं आपको, संगठन आप लोगों का कमजोर हो रहा है। जो संविधान के साथ नहीं चलेगा, जो आरएलडी के नेता जी चले गए, वो किसानों के आंदोलन के लिए थे। क्या उनके जाने से किसानों का आंदोलन बंद हुआ? नहीं, किसान बल्कि नाराज हो गए उनसे कि आप किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आप उस पार्टी में चले गए जिसने जो है किसान के हत्यारे के पिता को जो टिकट दे दिया हुआ है। लेकिन फिर तो उनका जो है बेटा, तब भी उनकी सभाओं में भीड़ कम नहीं हो रही। ठीक है, वाचस्पति जी। जी, मैं पांडे जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि केवल भाजपा ने केवल 2 काम किए हैं।
वो केवल धार्मिक आधार पर और जो बिल्कुल जो प्रोवोकेटिव कार्य होते हैं उस पर किए। एक तो धारा 370 की वो बात कर पाते हैं, तो धारा 370 की जब आप बात करते हो तो धारा 371 की बात क्यों नहीं करते? सेम प्रोविजन तो है ना, 370 में जो है 9 स्टेट्स में 371 लगा हुआ है। अब वहां की बात क्यों नहीं करते? वहां की बात करिए। दूसरा बात, जो 80 करोड़ जो धन जो आप भोजन देने की बात कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस लेके आई थी ना। भोजन का अधिकार तो कांग्रेस लेके आई थी ना। और उसमें आप डिवाइड भी कर दें, 10 किलो गल्ले से क्या परिवार चल जाता है? 20 किलो से गल्ले से कोई परिवार चला जाता है? और आपको मैं बता दूं पारुल जी, एक जो नग्न सच्चाई है पीडीए के सिस्टम की, वो ये है कि हर एक राशन डीलर बाध्य करता है हर एक उपभोक्ता को कि वो कुछ सामान उसके एवज में खरीदे। तो सड़ा गला सामान होता है, चाहे वो वॉशिंग पाउडर के नाम पे दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, 20 से 25 रुपए की चीज वो पकड़ाता है, तभी वो गल्ला मिलता है। एक बात ये। दूसरा, पीएम सूर्य घर की जो बात करे जा रहे हैं, इसमें पहले आपको आवेदन के साथ अपना रुपया पहले जमा करना है। फर्ज करिए कि आप 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रहे हैं, बातें जनता को अगर आप समझा पाते तो राज्य में इतनी बुरी स्थिति आपकी होती नहीं है। सब सारी चीजें मैं समझ रही हूँ, लेकिन जनता तक आपको आपकी बात पहुंचानी पड़ेगी। उसके लिए आपको चाहिए टीम, संगठन, जो आपके पास है नहीं, और है भी तो क्योंकि 17 सीट्स और वहां पे भी आपको प्रत्याशी नहीं मिलना। तो ये सारी चीजें हैं सर। आपको यूपी में अगर अपने आप को मजबूत करना है तो आपको अपनी बात जनता तक पहुंचानी पड़ेगी। आपके टॉप लीडर्स गायब हैं उत्तर प्रदेश से, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। आज भी जब प्रियंका जी से रायबरेली के बारे में पूछा गया तो सारी बातों का जवाब वो देती है, रायबरेली के बारे में नहीं बात करती। तो ये सारी चीजें हैं। नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि गांधी परिवार की दूरी का मतलब ये कि यूपी में कांग्रेस इतनी कमजोर है कि अपनी सीट नहीं निकाल। नीरज जी, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, सिर्फ नीरज जी की ऑडियो दीजिए, क्योंकि समय इजाजत नहीं है। और नीरज जी का एक लास्ट फाइनल कंक्लूजन वाला कमेंट हमको चाहिए। नीरज जी, घोषणा पत्र जिस तरीके के कोई लोक लुभावने वादे नहीं है। एक तरफ बातें की गई हैं, बिजली की बात भी की गई है, महिलाओं की बात भी की गई है, रोजगार, बेरोजगारी, तमाम चीजें। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को बहुत ज्यादा कोई बड़े मुद्दे शामिल नहीं करने पड़े या नहीं किए। नीरज जी, अब आपने सबकी बात सुनी, क्या कहेंगे? कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है घोषणा पत्र के मामले में? देखिए, घोषणा पत्र के मामले में अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस जो बातें कर रही है वो ठीक है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन उनको वो अपनी जनता को समझाने में भी यही नाकाम हो रहे हैं। अगर उनकी बातों में दम है और सच्चाई है तो जनता उनके साथ क्यों नहीं जा रही? चाहे अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य कई राज्यों में चुनाव निपटे विधानसभा के, जहाँ के परिणाम हम और आप सामने देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को लेकर कर रही है, नौकरी देने की बात कर रही है, लेकिन संख्या नहीं खोल रही है। वादे तो बहुत सारे कर रहे हैं। पिछली बार चूंकि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी नहीं दे पाई, इसलिए इस बार उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से गायब कर दिया कि संख्या नहीं खोलेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वादे हैं, वादों का क्या, वादे तो करते रहेंगे, निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे इसमें कोई भी बात नहीं। बिल्कुल इनकी जमीनी हकीकत पर जब अगर जाएंगे तो 80% बीजेपी ने कन्विंस किया है निभाने की तरफ, जो आपका इशारा है, जनता के बीच छवि बनाई है, कन्विंस किया है निभाने वाली बात? कन्वेंस किया होता है या बातचीत होती तो सामने दिखाई, फिर आपको जोड़ तोड़ की राजनीति करने की जरूरत नहीं होती ना आपको ईडी और सीबीआई का सहारा लेना पड़ता, ना गठबंधन किसी व्यक्ति से दूसरे पार्टी से करना पड़ता है। जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं पूरे देश में, एक एमपी एमएलए नहीं, एक सभासद नहीं, उस पार्टी से आप गठबंधन कर रहे हो। चलिए, समय इजाजत नहीं देता, मुझे आपसे परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, मोदी की गारंटी पर इसे नाम दिया, संकल्प पत्र नाम दिया, लेकिन इसमें कई सारी बातें हैं और कई सारी बातें नहीं भी हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष का कहना है कहाँ है बेरोजगारी, महंगाई। बीजेपी का कहना है जो मुद्दे हमने शामिल किए हैं उनको देखना जरूरी है, क्योंकि उससे सीधे तौर पर देश को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। वहीं कांग्रेस के, सपा के मैनिफेस्टो को लेकर भी बीजेपी कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है कि इनका मैनिफेस्टो देश की अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाने वाला मैनिफेस्टो, और भी कई तरह के दावे वादे। लेकिन जनता तक ये दावे वादे किस तरह से पहुंच रहे हैं, जनता किस पर इन दावे वादों को लेकर विश्वास करती है, ये पता चलेगा 4 जून को। दीजिए इजाजत, नमस्कार।